नमस्कार। आजकल हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे रंजन गोगोई, उनके कुछ बयानात सामने आए हैं जिससे काफ़ी बवाल मचा हुआ है। उनका कहना है कि हमारी जो न्याय व्यवस्था है, न्यायपालिका है, जुडिशरी है, वो चरमराई हुई है, रैमशैकल है। उससे इंसाफ की उम्मीद करना बेमानी है। ये वो शख्स कह रहा है जो चीफ जस्टिस रहा है। अगर एक चीफ जस्टिस रहा शख्स ऐसा बोल रहा है तो ध्यान से सुनना चाहिए हमें। तो उनका कहना है रैम शैकल है, चरमराई हुई है, अदालत जाने से क्या फ़ायदा होगा। हाँ, डर्टी लिनेन उसको बोलता है जो अंदर की बातें सामने आती है, समाज में थू थू होती है जिनसे। अदालत में जाने से सिर्फ डर्टी लिनेन ही धुलेगी, थू थू ही होगी, इंसाफ नहीं मिलेगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि जो जजों का सिलेक्शन होता है, उनकी जो चयन होता है, उसकी प्रक्रिया को सुधारा जाए। अभी हमारे यहाँ कॉलेजियम की व्यवस्था है कि जज ही आपस में मिल बैठ के चुन लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बनेगा। बहुत सारी जो भी पोस्ट्स हैं वो खाली हैं। हाई कोर्ट्स में भी, सुप्रीम कोर्ट्स में भी, नीचे वाले कोर्ट्स में भी नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। और हैरानी की बात यह है, या हैरानी कहें, विडंबना कहें, आयरनी कहें, कि यही चीफ जस्टिस थे जिन्होंने उस दौर, जब दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस हुआ करते थे, तो 4 जजेस के साथ मिलकर एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जो इतिहास में पहली बार हुई थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यही कहा था कि सब कुछ ठीक नहीं है जुडिशरी के साथ और इसको बदलना पड़ेगा। ये 12 जनवरी 2018 को हुई थी। जस्टिस जे चेलामेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस कुरियन जोसेफ और जस्टिस मदन लोकुर, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जस्टिस चेलामेश्वर के घर पे। जस्टिस चेलामेश्वर उन तरह के जजेस में से एक हैं जो रिटायर होकर अपने गांव वापस चले गए। उन्होंने कोई सरकारी ओहदा नहीं लिया। जस्टिस मदन लोकुर भी ऐसे, जस्टिस जोसेफ कुरियन भी ऐसे। सिर्फ जस्टिस रंजन गोगोई ऐसे रहे हैं जिन्होंने रिटायरमेंट के 3 महीने के भीतर राज्यसभा की मेंबरी मंजूर कर ली और ऊपर से ये कहा, जब उन पर आरोप लगा कि 3 महीने के अंदर अंदर आपने राज्यसभा की मेंबरी मंजूर करी है, या आपने सौदा किया है। तो उनका कहना है अगर मुझे सौदा ही करना होता तो मैं किसी बड़ी चीज़ के लिए करता, राज्यसभा की मेंबरी के लिए क्यों करता। यानी इनकी निगाहों में राज्यसभा की अहमियत नहीं है और जेड क्लास सिक्योरिटी भी है इनके पास। इनके खिलाफ एक महिला ने, जो उनकी स्टाफ थी, सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लगाया था। तो वो जब केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो उस बेंच में जिसने सुनवाई की, उसमें ये खुद ही बैठे थे अपने ही केस की सुनवाई करने। हालांकि जजमेंट जो थी आखिरी, वो कि एक और जज ने लिखी थी। उसके अलावा महुआ मोइत्रा जो हैं, एक एमपी हैं टीएमसी की, उन्होंने इनको काफ़ी आड़े हाथों लिया कि जुडिशरी का खात्मा, एक बड़ी पवित्र गाय माना जाता था जुडिशरी को, अब वो पवित्र नहीं रही। वो तो उसी दिन पवित्र होनी बंद हो गई थी जब एक सिटिंग चीफ जस्टिस ने, तब वो सिटिंग थे, अब वो भूतपूर्व हैं, तो सिटिंग चीफ जस्टिस ने उन पर एक आरोप लगा सेक्सुअल हैरेसमेंट का। वो अपने ट्रायल में खुद ही बैठे, अपने आप को क्लीन चिट दी और फिर पार्लियामेंट की मेंबरी भी ले ली। तो ये कहना है महुआ मोइत्रा का। तो इस पर बहुत सारे सवाल उठे। सवाल ये है कि क्या भूतपूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई सेक्सुअल हैरेसमेंट केस में जो उनका असिस्टेंट ने किया था, उसमें क्या वो एक एक्यूज्ड थे, उन पर आरोप लगा था। फैक्ट है, हकीकत है कि हाँ ऐसा हुआ था। क्या चीफ जस्टिस जो थे उन्होंने एक कोर्ट इंस्टीट्यूट किया था, बनाया था अपने ही खिलाफ, और ऐसा ये भी हकीकत है कि एक कोर्ट बनाया था अपने ही खिलाफ इस केस की जांच के लिए। क्या चीफ जस्टिस खुद ही उस बेंच पे बैठे थे जिसने इनके खिलाफ ही फैसला करना था? ये भी हकीकत है कि बेंच के हिस्से थे वो। क्या चीफ जस्टिस, उन्होंने एक ऐसा ऑर्डर पास किया अपने आखिरी दिनों में जिसमें ये माना कि राम जन्मभूमि जो थी, श्री राम का जन्म स्थान नहीं थी, लेकिन क्योंकि ये मेजॉरिटी की एक विश है, इच्छा है, बहुमत की इच्छा है, इसलिए ये ज़मीन उन्हीं को ही दे दी जाए जिन्होंने ढांचा गिराया था हिंदुओं को। हकीकत ये है कि वाकई उन्होंने ऐसा किया था। क्या पुराने चीफ जस्टिस जो रहे, भूतपूर्व चीफ जस्टिस, रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा के एमपी बनने का फैसला किया था भारतीय जनता पार्टी के नॉमिनेशन पर?
हकीकत यह है कि हाँ, उन्होंने किया था, और वो भी 3 महीने के भीतर, जैसे मैंने पहले बताया। क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जेड क्लास सिक्योरिटी मिली हुई है राज्यसभा एमपी की हैसियत से? हाँ, उनको मिली हुई है, फैक्ट है, ये भी हकीकत है। तो जब इतनी सारी बातें हो जाएं और ऊपर से यही चीफ जस्टिस कहे जो रहे हैं चीफ जस्टिस कि जो जुडिशरी है वो चरमराई हुई है, उसके पास इंसाफ मांगने जाना कोई फ़ायदा नहीं है, बेकार बात है, किसी काम की नहीं है, तो बहुत से सवाल उठते हैं। 130 करोड़ का देश है, जहाँ जहाँ न्याय नहीं मिलता लोग अदालत की तरफ देखते हैं, निचली अदालत से और ऊपर वाली अदालत, हाई कोर्ट है हमारे, आखिर में सुप्रीम कोर्ट आखिरी दरवाज़ा बचता है न्याय के लिए, इंसाफ के लिए, जो खटखटाया जाता है। अगर उसी को लेकर ही जो चीफ जस्टिस रहा हो, मुख्य न्यायमूर्ति, न्याय, इंसाफ, जस्टिस, अगर उसका ये सोचना है कि सारी की सारी जुडिशरी चरमराई हुई है, रैमशैकल है और कोर्ट में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो नहीं जानते शायद, या जानते भी होंगे कि उन्होंने कितना बड़ा अविश्वास, लैक ऑफ फेथ खड़ा कर दिया है, लोगों के दिलों में डाल दिया है कि अब न्याय की उम्मीद अदालतों से भी ना करो। क्या ये सयानफ है? क्या ये सयानापन है? वो भी एक ऐसे शख्स से जो चीफ जस्टिस रहा हो। हम सब का बचपन, जवानी के शुरुआती साल एक ऐसे माहौल में बीते हैं जब परिवार लंबे चौड़े हुआ करते थे। चाचियाँ, ताए, चाचा, मौसी, मौसा, बुआ, फूफा, सारे कज़न्स हुआ करते थे, नाना, नानी, दादा, दादी। किसी के घर शादी हो, जैसे बुआ की बेटी की शादी हो, 2-2 हफ्ते पहले, 3-3 हफ्ते पहले सब पहुंच जाते थे। घर छोटा हो, 3 कमरे हों या उससे भी कम हों, लेकिन सब समा जाते थे, 30-35 लोग, और सब मिलजुल कर काम करते थे। खुशी का माहौल होता था। कोई केटरिंग सर्विस नहीं होती थी, कोई यूनिफॉर्म पहने वेटर्स नहीं हुआ करते थे, कोई वो लिफाफा सिस्टम नहीं होता था कि पहले पैसे दो फिर खाना खाओ, जैसे कि ये मैकडॉनल्ड्स वगैरह में होता है कि पहले पैसे दो फिर खाना खाओ। तो इस तरह के माहौल में जब बड़े होते हैं तो जो अपनी जो इमोशनल हेल्थ होती है वो भी बड़ी ज़बरदस्त होती है, बहुत अच्छी होती है, और रिश्तों की खूबसूरती अलग होती है। मामा से भांजा का रिश्ता, चाचा से भतीजा का रिश्ता, मामा से भांजी का, चाचा से भतीजी का, मौसी से भांजे का रिश्ता, भांजी का रिश्ता, बुआ से भतीजे का रिश्ता या भतीजी का रिश्ता, दूर दराज के रिश्तेदार भी, मतलब हम जैसे लोगों को अपना बच्चा मानते थे। मेरे मम्मी के मामा की जो वाइफ थी, मम्मी के मामा की मामी, उनको जब वो घर आएंगी या हम बाई चांस जाएंगे, छोटे छोटे होते थे, तो रुमाल के कोने में रेज़गारी बंधी होती थी उन दिनों, रुमाल खोल के एक चवन्नी निकाल के हमारे हाथ पर रख देंगी। तो इस तरह का माहौल था, रिश्तों की खूबसूरती थी। धीरे धीरे वो जाती रही, अब वो याद करने की चीज़ें रह गई हैं। मेरी एक दोस्त हैं फेसबुक पे, असना बद्र, बहुत उम्दा लिखती हैं, उन्होंने इसी तरह के एक रिश्ते को याद किया है। फूफी या फुफ्फो या बुआ। अब जो मुस्लिम बिरादरी है यूपी और बिहार की, जहाँ जहाँ ये यूपी बिहार ये वाला एरिया है सारा, यहाँ पर तो मुस्लिम बिरादरी में फुफ्फो कहा जाता है, फूफी भी कहा जाता है, बाकी जगह पे बुआ समझा जाता है। तो इन्होंने कविता लिखी है फुफ्फो पे, हमारी फुफ्फो, मैं हमारी बुआ पढ़ूँगा, क्योंकि फुफ्फो फिर भी एक बिरादरी समझती है, बुआ सब समझते हैं। तो असना बद्र कहती हैं हमारी फुफ्फो यानी हमारी बुआ। अब देखिए किस किस तरह की मिठाइयाँ, क्या क्या किसका जिक्र करती हैं। बदायूं के पेड़े अलीगढ़ की मटरी, बदायूं के पेड़े अलीगढ़ की मटरी, संडीले के लड्डू लिए आई बुआ। बदायूं जब भी आते, मतलब छुट्टियों में या गर्मियों में जब भी कोई मौसी या बुआ आती थी तो चीज़ें लेकर आती थी सबके लिए। बदायूं के पेड़े अलीगढ़ की मटरी, संडीले के लड्डू लिए आई बुआ। संडीले के लड्डू रामनाथ से बोलते हैं अमरंथ, उसके लड्डू गुड़ में बने हुए गुलाबी कागज़ों में लिपटे होते थे, पहले तो टोकरी में मिलते थे। बदायूं के पेड़े अलीगढ़ की मटरी, संडीले के लड्डू लिए आई बुआ। बरेली का सुरमा लगाती हैं बुआ, सदा पान देसी ही खाती हैं बुआ, रिसाले कई साथ लाती है बुआ। रिसाले माने पत्रिकाएं, मैगजीन्स।
बरेली का सुरमा लगाती हैं बुआ, सदापान देसी ही खाती हैं बुआ, रिसाले कई साथ लाती हैं बुआ, अकेले में पढ़ती पढ़ाती हैं बुआ। गरारा पहनती हैं साटन का चमचम, गरारा पहनती हैं साटन का चमचम, कि फिर शख्सियत और हो भारी भरकम। गरारा पहनती हैं साटन का चमचम, के फिर शख्सियत हो भारी भरकम। दमक कामदानी की शानों पे हरदम, कंधों पे दमक कामदानी की शानों पे हरदम, चमकती है रह रह के आंचल से शबनम। रिफा, आतिका और अतीबा की बुआ है कुलसुम ज़ैनब अलीना की बुआ, इमाद और मोमिन की सारा की बुआ, मोहल्ले के गुड्डू और मुन्ना की बुआ। जो बुआ को देखा तो चच्चा भी चहके, अटैची की जानिब बसद शौक लपके। वो ताया भी कुछ देर जीने पे ठिठके, अली भाई दौड़े तो अब्बू भी लहके। मसर्रत ने फुप्पो की कंडी उठाई, टिफ़िन में जो पूरी बची थी वो खाई, जो थर्मस में चाय बची थी बहाई, पड़ी डायरी ज़ेरे लब मुस्कुराई। चाची के लिए है चिकन का दुपट्टा, शमा के लिए सुर्ख चूड़ी का डिब्बा, दिया सिदरा आयत को मिट्टी का तोता, चचा को मिला नागरा वाला जूता। अब आई हैं तो माह दो माह रहेंगी, कभी कुछ कहेंगी कभी कुछ कहेंगी, पुराने ख़तों को दोबारा पढ़ेंगी, सियाह एल्बम लेके बैठा करेंगी। कोई कह रहा है हमारी है बुआ, कोई कह रहा है तुम्हारी है बुआ, सभी भाइयों की दुलारी है बुआ, सभी को दिलो जा से प्यारी है बुआ। आखिर में असना ने जो लिखा है, कोई कह रहा है हमारी है फुप्पो, कोई लड़ रहा है तुम्हारी है फुप्पो, सभी भाइयों की दुलारी है फुप्पो, सभी को दिलोजा से प्यारी है फुप्पो, सभी को दिलोजा से प्यारी है फुप्पो। और जो पहला बंद था इसका मैं दोबारा से पढ़ दूँ। बदायूं के पेड़े, अलीगढ़ की मटरी, संडीले के लड्डू लिए आई फुप्पो। जब हमने HW न्यूज़ नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने ये ठाना था कि न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज़ चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज़ फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हाँ, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज़ हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज़ हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद न्यूज़ जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज़ जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज़ हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे, उनके लिए HW न्यूज़ का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे।